हमारे बीच हैं दुष्यंत गौतम जी, राज्यसभा सांसद और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौतम जी, ये बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अंदर ये द्वेष भावना है कि वो दलितों के साथ कोई समझौता नहीं करती या उनके साथ काम नहीं करती। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि आप खुद उस कम्युनिटी से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो दलितों की राजनीति करने वाले लोग हैं। देश के आज़ादी के बाद उन्होंने दलितों को वोट बैंक समझा, उनको छोटे छोटे लालच देकर उनके वोट बैंक को हड़पने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, 1951 के अंदर जनसंघ का निर्माण हुआ, उसके बाद जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में 1951 से और अब तक देखें संविधान लिखा गया, और संविधान के बाद में आपने एक भी ऐसी बात नहीं देखी होगी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जब संविधान में डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा पीड़ित कोई व्यक्ति संसार में पैदा नहीं हुआ है जिन्होंने पीड़ा को नज़दीक से देखा है, सहन भी किया है। संविधान लिखते हुए देश के को कैसे मजबूत किया जाता है, उन्होंने पहले भी कहा था, मैं पहले भी भारतीय हूँ, तुम्हें भारतीय हूँ। देश उनके लिए प्राथमिकता पे था और उसको संविधान के अंदर उल्लेख मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना कि वो हमको पीड़ित करती है, परेशान करती है, तकलीफ करती है, उसका निर्माण ही संविधान बनने के बाद हुआ है। और संविधान में सारी धाराएं लिखी गई हैं। हमने SC ST एक्ट भी मजबूत किया है। इसलिए आपने सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसमें रहती है, साथ रहती है। दूसरा, मैं एक साथ साथ आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उसका RSS का रूप है। मैं जानना चाहता हूँ, 1925 में RSS का निर्माण हुआ है, 1947 में देश आज़ाद हो गया, 22 साल में उन्होंने उत्पीड़न किया है क्या? आज देश के अंदर जहाँ भी उत्पीड़न होता है, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और RSS के मन पे मर दिया जाता है। क्या वो हमको पीड़ित करने वाला, हमको तकलीफ पहुँचाने वाला, क्या कांग्रेस का ब्राह्मण और कांग्रेस का सवर्ण जाति का नहीं हो सकता, वामपंथी का नहीं हो सकता, और अन्य दलों का नहीं हो सकता? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का होता है? जनसंघ से हमने प्रेरणा ली है, RSS से हमने प्रेरणा ली है। RSS का जब निर्माण हुआ था, जब छुआछूत थी, वो कबड्डी खेलकर, आपस में कबड्डी खेलकर, अंग से अंग मिलाकर आगे बढ़ने का काम बता रहे थे। जब जातिवाद चरम सीमा पर था, तब उन्होंने सहभोज का काम किया, सरनाम पीछे से हटाने का काम किया। आज सामाजिक समरसता जो समाज और देश में बनी हुई है, ये RSS की देन है और भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज देश का प्रधान राष्ट्रपति दलित समाज से है, देश का प्रधानमंत्री OBC से है, लेकिन किसी को ये पच नहीं रहा है सब कुछ, इसलिए वो ऐसे अनगढ़ आरोप लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आज जरूर कहना चाहूंगा कि भाइयों, संविधान बन चुका है, संविधान की धाराएं सबके लिए बराबर है। छुआछूत, जात पात के अनुसार जो भी हमारे अंदर लड़ाई होती है, हमारा उत्पीड़न होता है, ये सामाजिक बुराई है, ये सरकार की बुराइयां नहीं होती हैं। लेकिन आज कुछ राजनीतिक दल, हमारे दलितों के राजनीतिक नेता ने एक सिस्टम बना रहा है कि हिंदुओं को गाली बको और अपनी राजनीति चमकाओ। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आप देश को गुमराह नहीं कर सकते, आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। आप जिस प्रकार से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अगर यूपी के अंदर मुसलमान दलितों पे उत्पीड़न करता है तो आपकी आवाज नहीं निकलती, और 500 किलोमीटर दूर कहीं जाकर हिंदू उत्पीड़न करता है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध आप जाके खड़े हो जाते हैं, और वहां पे कांग्रेस की सरकार है तो आप बोलते नहीं हैं। दलित उत्पीड़न है। आपके मन में उसके प्रति पीड़ा होनी चाहिए, उसके प्रति तकलीफ होनी चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए, तब आपकी ईमानदारी दिखाई देगी। आज हिंदुओं को गाली बककर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। अरे आप अपने आप को मजबूत कीजिए ना। आप बताइए, आपने अपने दलित भाइयों के लिए, उनके धार्मिक पुरुषों के लिए, उनके महापुरुषों के लिए क्या किया है आपने? क्या आप रविदास की वाणी को समाज तक पहुंचाने का, समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को नीचे तक पहुंचाकर, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संघर्ष किया था, उस संघर्ष से अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं?
कि आप कबीर जी की वाणी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपने महापुरुषों की वाणी को पहुंचाना, उनके प्रति अपने बच्चों को आश्रित करना, अपने बच्चों को शिक्षित करना, ये कोई काम नहीं कर रहे। आप 99% हिंदुओं को गाली बक रहे हैं। आज तक कोई भी धर्म, कोई भी जाति अपने आप को आगे ऐसे नहीं बढ़ा पाई है। आप देखिए ना, मुसलमान धर्म अपने मुस्लिम धर्मों के लिए बोलता है, ईसाई ईसाइयों के लिए बोलता है, सरदार सरदार के लिए बोलता है। आज मैं दलितों से एक बात कहना चाहता हूं, आपकी राजनीति के कारण, आपकी दुर्भावना के कारण, आपकी दूरदृष्टि ना होने के कारण आज मैं देश के अंदर देखता हूं, आपके सही निर्देश ना देने के बाद ईसाई धर्म खड़ा हुआ, वहां पे सारे दलित गए थे, मुस्लिम खड़ा हुआ, सारे दलित गए थे, फिर सरदार धर्म सिख धर्म बना, उसमें भी अधिकतर दलित गए थे। और उसके बाद में आज राम रहीम हो, निरंकारी हो, अकाली हो, चाहे नए नए ग्रुप बन रहे हो, सारे दलित है भाई। दलितों को नेतृत्व दो, दलितों को सम्मान दो, दलितों को बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखिएगा। आज हम लोग देश का एक सा प्रधानमंत्री मिला है जो कहता है मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। अभी मेरे पास गवर्नमेंट सर्वेंट के कुछ एसोसिएशन लोग आए थे, मैंने उनसे भी कहा था कि आप कर क्या रहे हैं, आप 30 करोड़ की जनसंख्या के बीच में दलित रहता है, 30 करोड़ की जनसंख्या है दलितों की, आप 1% नौकरी बंद है, आप 1% लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने 1% लोगों के बारे में सोचते हैं। आपको मालूम नहीं आपके हित क्यों सुरक्षित हैं? आपके हित इसलिए सुरक्षित हैं कि 30 करोड़ अनपढ़ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं करते। आप निकलिएगा अपने धर्म के लोगों के लिए, अपनी जाति के लोगों के लिए। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक एक योजना बनाई है, एक एक योजना को उनके घर तक पहुंचाइए, उनको स्वावलंबी बनाइए, उनको शक्तिशाली बनाइए। मुझे आज ये कहने में कोई मन पीड़ा भी हो रही है और कहने में कोई मुझे बुराई भी नहीं लग रही है। अच्छा गौतम जी, आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले 60 से 65 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को वो सम्मान नहीं दे पाए जो भारतीय जनता पार्टी से मिला। चाहे भारत रत्न देने की बात हो, या 26 अलीपुर का निर्माण की बात हो, या 15 जनपद की बात हो, या इसके अलावा दीक्षा भूमि की बात हो, या उनकी जन्मभूमि मऊ छावनी की बात हो, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, जो आपने उल्लेख किया है, एक सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो अधिकतर हमारा समाज का 5% या 2% लोग जानते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं बता रहे। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार किसी भी समाज का, धर्म का, जाति का, किसी भी भाषा का महापुरुष हो जिसने देश की आज़ादी में भाग लिया हो, इसके संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया हो, अपने देश को मजबूत करने का काम किया हो, वो हमारे आराध्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो आप बात कर रहे हैं, आप उनकी जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, महू की, महू का निर्माण हमने कराया। आप शिक्षा भूमि की बात कर रहे हैं, जहां डॉक्टर अंबेडकर जी ने शिक्षा ली थी इंग्लैंड के अंदर, उसके बिल्डिंग के मालिक ने लिख दिया था विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें पढ़कर गए थे। कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने भी खरीदने की बात नहीं की, और मैं इस पर गर्व महसूस करता हूं। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और प्रधानमंत्री ने तत्काल अपनी शक्ति और विवेक से उस भूमि को खरीदा नहीं। आज 100 विद्यार्थी दलितों के प्रतिभाशाली व्यक्ति वहां पर जाते हैं, उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पर। और यही नहीं, दिल्ली की जहां पर अंतिम सांस ली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो भूमि को इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों पे, बड़े बड़े दलित नेता जो आज तक थे और अब उनके कांग्रेस के सामने गुणगान करते रहे, भाई साहब ये जगह हमें दे दो, जगह हमें दे दो, किसी ने नहीं दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंह मांगे रेट देकर आज वहां अपना संग्रहालय बनाने का काम किया है। और एक ही नहीं, दीक्षा भूमि जहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी, उस भूमि के निर्माण के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के को आगे बढ़ाने के अंदर हमारे नितिन गडकरी जी वहाँ के सांसद रहे हैं, उन्होंने उसके निर्माण में भाग दिया। और सबसे दुख की बात है, मैं बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन अपने समाज को इसलिए झकझोर रहा हूँ कि भाई गाली देने से कुछ नहीं बनना, मन में, आत्मा में सच्चा प्यार लाइएगा। आपने कहीं पर सभी संग्रहालयों में जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अपने गांधी जी के संग्रहालय में जाएंगे, गांधी जी की टोपी देखेंगे, चश्मा देखेंगे, कैप देखेंगे, कपड़े देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के में जाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। इंदिरा गांधी के आएंगे, जहाँ के साड़ी में जो गोली लगी थी वो साड़ी भी मिलेगी आपको। कभी ध्यान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे 14 तारीख को, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को धूप बत्ती जलाने के बाद में आप कभी याद करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कोट पहना होता वो कोट कहाँ है, जो अचकन डाली है वो अचकन कहाँ है, जो टाई पहनी है वो टाई कहाँ है, डॉक्टर अंबेडकर जी के चश्मे कहाँ हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी एक मानव थे, घर के अंदर रहते हैं, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, यूज की, इस्तेमाल की चीजें होती हैं, कहाँ हैं? आपने कभी सोचा है क्या?
26 अलीपुर रोड से जब वो मकान खाली कराकर सामान बाहर फेंक दिया गया था, एक अजगले नाम का व्यक्ति और रत्तू जी उनके साथ में रहते थे। वो सामान को नागपुर ले गए और नागपुर के अंदर वो सामान सड़ रहा है, उसको दीमक खा गई है टाइयों को। उनका वो टाइपराइटर जिसे संविधान लिखा गया था, जिसके कारण से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लोग आप बने हैं, लेकिन कभी चिंता नहीं की इसकी। कहाँ है वो? मैं खुद वहां पर गया, मैंने सरकार से आग्रह किया, ये कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में भी रही है और केंद्र में भी रही है, ये कुछ नहीं करेगी। ये डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास मिटाने का काम इसने किया है। इसलिए आज हम वहां पर 13 एकड़ जमीन के अंदर बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर ये पढ़े लिखे लोग गांधी समाधि पे जाकर बताते हैं गांधी जी की समाधि है, इंदिरा गांधी की समाधि है। कभी बताया ना डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहाँ है? कभी चिंता की उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहाँ है? कभी चिंता नहीं की। जहां तक कि आधे से ज्यादा नहीं, 1% लोगों को भी नहीं मालूम था डॉक्टर अंबेडकर जी को दिल्ली के अंदर इन कांग्रेस सरकार ने अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया था। अंतिम संस्कार के लिए उनको दादर चैत भूमि पर, दादर के अंदर चैत भूमि, समुद्र के किनारे नहीं, शमशान घाट के अंदर नहीं, समुद्र के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। हमारी सरकार आई, वहां पर हमने एक गुंबद सा बनाकर चैत भूमि के रूप में दिया। और आज मुझे गर्व से कहता हूं मैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका प्यार और स्नेह देखकर दलितों के प्रति उन्होंने वहां पर इंदू मिल को लेकर 10 एकड़ के अंदर बहुत बड़ी समाधि का निर्माण करने का काम आज कर रहे हैं हम लोग। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके सामने खोलना चाहता हूं, हमारे देश के दलित नेताओं का दिल बहुत छोटा है, बहुत बोलते हुए बहुत महसूस करते हैं कि हम बीजेपी को क्यों बोलें। कांग्रेस जिसने हमारे पर अत्याचार किया है, जिसने अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं देने दिया है, मैं आज उन सबको बताना चाहता हूं, इस भूमि पर, इस संसार की भूमि पर अगर किसी को 3 बार याद किया जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आप देखिएगा, गांधी जी को 1 बार याद करते हैं 2 अक्टूबर को, या 30 जनवरी को कोई याद कर लेता है। कोई भी महापुरुष हो उसको 1 बार या 2 बार याद करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को ही श्रेय जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी को 14 अप्रैल को ही नहीं, 6 दिसंबर को मार मुल्क के लोग आते हैं। और जब डॉक्टर अंबेडकर जी और जब मोदी जी को मालूम पड़ा 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान समर्पित किया था, उन्होंने कहा था ये संविधान तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है और 26 नवंबर को हम लाडे के रूप में क्यों बनाते हैं। उन्होंने उस समय अरुण जेटली जी से कहा था, आप ढूंढिए क्या कोई अधिसूचना जारी हुई है क्या लाडे की? मालूम पड़ा लाडे की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। न्यायपालिका न्याय डे बनाती है, संविधान की बातें करती है, दाएं बाएं की बातें करती है, अंबेडकर की बातें नहीं करती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन की डिबेट 2015 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बुलाकर उस दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रूप में याद किया जाएगा। अब डॉक्टर अंबेडकर को 2 दिन नहीं 3 दिन याद किया जाता है देश के अंदर। और याद ही नहीं किया जाता, कांग्रेस के शासन के अंदर हम डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के नेता तक बना पाए। और कांग्रेस ने नहीं बनाया, वो हमारे इतिहासकारों ने, उपन्यासकारों ने, लेखकों ने बनाया कि वो दलितों के नेता थे। बाकी सब श्रृंखलाएं उनकी लिखी हुई किताबों को नहीं छपने दिया गया, उनके विचारों को नहीं छपने दिया। लेकिन 2 दिन की डिबेट जो पार्लियामेंट में हुई थी, और जिस समय डिबेट के दौरान में मोदी जी बोल रहे थे, हमारे नेतागण बोल रहे थे कि आज का भारत जितने डैम बने हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। महिलाओं को बराबर का हक मिल रहा है, यह डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। श्रमिकों को 8 घंटे की ड्यूटी और सारा कुछ उनको जीने के लक्ष्य मिलेंगे, ये डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। आरबीआई का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। जितने भी कमीशन हुए, इलेक्शन कमीशन हो या योजना आयोग हो, डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। आज हम जो बिजली की बात करते हैं, श्रम मंत्रालय की बात करते हैं, जो पानी के निर्माण, पानी को संयोजन की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। और मैं दावे से कहता हूं, उस डिबेट के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, वर्तमान भारत का अगर कोई निर्माता था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। तो इसलिए मैं आज दलित नेताओं को कहना चाहता हूं, भाइयों आज संविधान लिख चुका है, संविधान का निर्माण हो चुका है और संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सब कुछ लिख दिया है। उस संविधान के अनुसार हम पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता। अत्याचार एक सामाजिक बुराई है, हमको मिलकर खत्म करनी पड़ेगी, समरसता से करनी पड़ेगी।
घृणा से कोई चीज बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। देश के अंदर चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पीड़ा करने वाला मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हमें एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमने SC/ST एक्ट को मजबूत किया है। उससे पहले किसी ने भी नहीं किया, हमने अपना आप किया। हमसे कोई कहने भी नहीं आया था कि दलितों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को राजनीति बंद करनी पड़ेगी। दलितों के अत्याचार पे राजनीति बंद कीजिएगा, उसके बाद कुछ भी कीजिएगा। आपका सामने सारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। मिलकर आज हम देश को मजबूत करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर देश के दलितों को मजबूत करना है तो आरक्षण के साथ साथ योजनाएं बहुत जरूरी हैं। सरकार योजना बनाए, सरकार ने योजना बनाई है पैदा होने से लेकर बुजुर्ग बुढ़ापे तक की, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए वो योजना है। जनता तक पहुंचाकर उनको स्वावलंबी बनाने का काम अगर हम करेंगे, मुझे लगा दलितों के लिए और देश के लिए, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पहले भी भारतीय हूँ अंत में भी भारतीय हूँ, जो राष्ट्रवाद डॉक्टर अंबेडकर जी का राष्ट्रवाद था, उसको भी मजबूत करने का हम काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा छिटका हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा संदेश। मैं आज देश के समस्त दलित भाइयों से और नेताओं से एक निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, देश को दिशा दे सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं। हर वर्ग के अंदर समाज सेवक निकलते हैं, आप भी समाज में निकलिएगा, जाइएगा। डिजिटल इंडिया आ चुका है, सोशल मीडिया पे जाइएगा, जो भी योजना है गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किएगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम दलित के घर तक योजना पहुंचाने का है। जब वो मजबूत हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, फिर उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उन सब लोगों से बच के रहिएगा जो लोग आपको गुमराह करते हैं। वो सुबह गुप्ता जी के साथ चाय पीते हैं, शाम को शर्मा जी के साथ दारू पीते हैं और उनकी शादी ब्याहों में जाते हैं, अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं और हमको गुमराह करते हैं। आज़ादी से पहले की चीज़ें हमारे पीछे झाड़ू बांधी गई थी, हमारे आगे मटका लटका दिया, ये अत्याचार किया गया। अरे अत्याचार जब किया था उस समय कांग्रेस शासन करते, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार आज़ादी के लिए लड़ने का काम कर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, इस पे किसी दलित पे अत्याचार नहीं हो सकता। अगर किसी ने अत्याचार किया तो बच नहीं सकता। इसलिए मिलकर आओ, सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं। समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा, हम स्वावलंबी भी बनेंगे, हमारा स्वाभिमान भी जिंदा रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।